नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरी चीज़ों पर मेरी बेटी का भी हक है। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। बिना वक्त गंवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। संदीप बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? अरे अम्मा तो जा चुकी हैं, कहीं गहने भी ना चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूँ। सुमन जी की अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू नीति उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी, बात कर लो। सुमन जी ने आंखें खोलकर देखा तो नीति हाथ में फ़ोन लिए खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर सुमन जी ने पूछा, किसका फ़ोन है बहू? और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फ़ोन खुड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। सुमन जी के छोटे से सवाल पर नीति ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो रोज़ फ़ोन लगा लेती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज़ फ़ोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई नीति ने कहा और आखिर फ़ोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर यह भी तो सुनना जरूरी था कि सुमन जी अपनी बेटी से क्या बात करती हैं। सुमन जी ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना माँ, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लगे है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लग गई। नीति ने अम्मा के हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर नीति दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर सुमन जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी? आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता। गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपके बिगड़े काम संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फ़ोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेते हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है? मुझे ही साफ करना है तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जी होता है। बड़बड़ाती हुई नीति बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोंछा लगाने लगी। पोंछा लगाकर खड़ी हुई और सुमन जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना सुमन जी की प्रतिक्रिया जाने ही नीति दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। सुमन जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गईं, पर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था। बेटा तो सुबह का गया शाम को ही घर में आता था। दिन भर तो नीति ही होती थी उनके पास, इसलिए उसकी तेज जबान को भी सुमन जी झेल जाती थी। खैर, नीति तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही है, पर फिर भी सुमन जी ने सब कुछ संभाल लिया। पैसे टके के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक सुमन जी के हाथ पैर चलते थे तो वो अपनी बेटी नव्या को खूब बुलाती थी। अपने हाथों से उसकी पसंद की चीज़ें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती भी थी तो सीधा जवाब दे देती थी, कौन से तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ? अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। सुमन जी का जवाब सुनकर नीति चुप हो जाती, पर जब से सुमन जी बिस्तर पर आई हैं तब से नीति का व्यवहार और भी रूखा हो गया है। अब तो फिर भी सुमन जी लाठी के सहारे उठकर अपना नित्य काम तो कर लेती हैं, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी नव्या ने ही उसकी सेवा की थी। तब तो नीति आसपास भी नहीं फटकती थी। उन 10 दिनों में नव्या ने इस घर में रहकर सुमन जी की खूब सेवा की थी, लेकिन जैसे ही सुमन जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर्म अपने आप ही करने लगी, उसके बाद से ही नीति ने अपना व्यवहार नव्या के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर नव्या से बहस करने लगी थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो सुमन जी को भी नीति की नज़रें बड़ी अजीब सी लगती थी।
पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय सुमन जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी। जबकि सुमन जी ने सिर्फ कानों में सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे। हाथों में लाख की चूड़ियां ही थी। उस दिन करवा चौथ था। नव्या अपने मायके में ही मौजूद थी। नव्या अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तो अम्मा के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी सुमन जी के लिए नीति के मायके से आई थी। ये देखकर नीति गुस्से से आग बबूला हो गई और नव्या पर चिल्लाने लगी। किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ। और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी, अम्मा ने कहा था इसलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा त्रिया चरित्र। अम्मा तो बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बस कर, क्या बोल रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली इसने? इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीज़ों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी न लेने दूं। बस करो नीति, तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए? अचानक संदीप ने अंदर आते हुए कहा। संदीप को देखकर नीति चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर सुमन जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज़्यादा क्या ही बोलती। इसलिए उन्होंने नव्या को खुद ही जाने को कह दिया। खैर नव्या तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब तो सुमन जी से फ़ोन पर ही बात करती थी। उसमें भी नीति चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं है और बेटी नव्या को भी आने देती नहीं है। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। नीति को ऐसा क्यों लगता है कि नव्या कहीं संपत्ति में से हिस्सा ना मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी ना जाए। बेटा संदीप भी ज़्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी। इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर सुमन जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज़ सुनकर बहू कमरे में आ गई और सुमन जी को गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तोड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई नीति ने सुमन जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर लेटते ही सुमन जी नीति से बोली, बहू, मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही। कब मेरे प्राण पे खेरू उड़ जाएं। एक बार नव्या को यहाँ बुला दे, मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती। ठीक है, बुला दूंगी, कहकर सुमन जी को नीति वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही हैं। मैं तो बिल्कुल फ़ोन नहीं करूंगी, मन ही मन सोचती हुई नीति ने नव्या को फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। रात को संदीप घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वहां अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर जब नीति सुमन जी के कमरे में गई तो सुमन जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने सुमन जी के कहने के बावजूद भी नीति को बुलाया नहीं, बल्कि बिना वक्त गंवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक संदीप भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर से गहने उतारते देखकर संदीप बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मा को गहने पहनकर रखना कितना पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक नीति के कहने पर संदीप फटाफट अम्मा के पास गया और उनके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। शायद काफी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो। बता नहीं सकती थी कि अम्मा आप छोड़कर जा चुकी है? अरे अम्मा तो जा चुकी है, कहीं गहने भी ना चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? संदीप ने प्रश्न किया तो नीति उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन और कौन? वही एक है जिसकी नजर है इन गहनों पर। इसके आगे संदीप ने कुछ नहीं कहा। बस कुछ देर तक नीति की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि नीति अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने नव्या और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से कूच कर जाने की खबर दी। जब क्रियाकर्म हो गया तो नव्या वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब संदीप नव्या से बोला, नव्या, तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था
वहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर तुम तो सबको जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते नव्या की आंखों में आंसू आ गए। संदीप ने देखा कि नीति अपने रिश्तेदारों से घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने नव्या को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था। पर फिर भी संदीप ने नव्या को रोका नहीं। नव्या अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाले थे कि इतने में संदीप फिर नव्या के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा। ये अम्मा का आशीर्वाद है, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि नव्या को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की, तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर नव्या, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तो इन्हें ले जा। और रही बात मायके की, तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाऊँगा। तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन ना सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई की बात सुनकर नव्या उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ देर बाद जब मन हल्का हुआ, तब संदीप से विदा लेकर नव्या वहां से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। नव्या कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, संदीप हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर आ जाता है। हालांकि नीति ने इस पर भी काफी हंगामा किया था, पर संदीप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, तो नीति धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो नीति उन गहनों के लिए अपना सिर पीटती रह गई। जब संदीप ने उसे यह बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटे के नाम किए थे और गहने उसने खुद नव्या को दे दिए। दोस्तों, लालच के भंवर में फंसे रिश्तों की संवेदनशीलता भी मरती जा रही है। उम्मीद है दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।